नंदनी एक गरीब परिवार से थी। वो संगमपुर गांव में अपनी सास सरला और पति भानु के साथ रहती थी। भानु को पैसे कमाने का बहुत शौक था। वो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, जिसके चलते एक दिन वो अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोल बेटा, तुझे मुझसे कुछ कहना था क्या? तुझे कोई चीज परेशान कर रही है क्या? माँ, मैं इस गरीबी में और दिन नहीं काट सकता हूँ। मैं अब बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत बड़ा आदमी बनना है मुझे। यह मेरा हमेशा से सपना है और मैं अपना ये सपना इस गांव में रहकर कभी भी पूरा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं शहर जाना चाहता हूँ। बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू अपना सब कुछ छोड़ के शहर जाना चाहता है? वहाँ तो क्या काम करेगा? किसके सहारे रहेगा? माँ, मैं कोई भी काम कर लूँगा, कैसे भी रह लूँगा वहाँ पर। माँ, मैं कैसे भी करके वहाँ पर रह लूँगा, कुछ भी काम कर लूँगा। लेकिन अब मैं इस गांव में नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा आदमी बनने के लिए शहर तो जाना ही पड़ेगा। बेटा मुझ गरीब के पास पैसा कहाँ से होगा? मेरे पास जो भी पैसे थे वो मैंने तेरी शादी में लगा दिए। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर तू शहर चला जाएगा तो तेरी नई नवेली दुल्हन का क्या होगा? अपनी सास सरला और अपने पति की सारी बातें दरवाजे के पास खड़ी नंदनी सुन रही होती है। अभी कुछ टाइम पहले ही भानु और नंदनी की शादी हुई थी और शादी के बाद ही भानु शहर जाने की जिद कर रहा था। ये सुनकर नंदनी थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन अपने पति के सुख को देखते हुए वो कमरे के अंदर जाती है और बोलती है, कोई बात नहीं माँ जी, आप इन्हें शहर जाने दीजिए। हम दोनों है ना, हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं जो हम इस नालायक को शहर भेजे? अभी वहाँ पर कोई काम थोड़ी है। वहाँ कुछ दिन रहने की व्यवस्था करने के लिए इसके पास थोड़े बहुत पैसे भी तो होने चाहिए ना। माँ जी, आप उसकी चिंता मत करिए। मेरी शादी में मेरे माँ बाप ने जो गहने दिए हैं उन्हें हम लाला जी के पास गिरवी रखकर उनसे कुछ पैसे ले लेंगे। जब ये शहर से कमा कर वापस आएंगे तो हम अपने गहने वापस ले लेंगे उनसे। लेकिन बहू, वो गहने तो तेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है ना, भला उसे तू कैसे गिरवी रख सकती है? माँ जी, मैं ऐसे गहने लेकर क्या करूँगी जो मेरे पति या मेरे ससुराल वालों के काम ही ना आ सके। नंदनी जिद करके अपने गहनों को लाला जी के पास गिरवी रख के अपने पति को पैसे दे देती है, जिसके बाद भानु पैसे लेकर शहर चला जाता है। कई साल बीत जाते हैं, लेकिन ना ही भानु वापस आता है और ना ही वहाँ से कोई पैसे भेजता है। इसके बाद धीरे धीरे नंदनी और उसकी सास की उम्मीदें टूटने लगी हैं और वो समझ जाती हैं कि शहर की चमक में भानु कहीं खो गया है। अब शायद वो कभी लौटकर नहीं आएगा। तभी सरला अपनी बहू से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दो। बहू, मेरी वजह से तेरी जिंदगी खराब हो गई। बहू, मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा अब वापस आएगा। मैं कहती हूँ अब तू अपना दूसरा घर बसा ले, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। माँ जी, आप भी कैसी बात कर रही है? आपको छोड़कर मैं कहीं और कैसे जा सकती हूँ? मेरे साथ वो हो या ना हो, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। अपना फिर से मैं वही काम शुरू करूंगी जो मैं शादी से पहले अपने माँ बाप के घर में करती थी। अगले दिन से सुबह सुबह वो अपना दाल चावल का स्टॉल लेकर निकल जाया करती और उससे जो भी पैसे आते उससे वो अपना घर चलाया करती। एक दिन शाम के समय उसकी पड़ोसन कमला उसके घर आती है और नंदनी को रसोई में खाना बनाते देखकर बोलती है, क्या बना रही है बहू? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आंटी जी, शाम का समय है तो खाना ही बनाऊंगी ना। माँ जी के लिए दाल चावल बना रही हूँ, उन्हें खाने का मन कर रहा था। बहू, तेरे हाथ के दाल चावल की तारीफ तो मैंने भी बहुत सुनी है। आज मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ। आज तो मैं भी तेरे हाथ का दाल चावल खा कर ही जाऊंगी। बिल्कुल आंटी जी, ये भी कोई कहने वाली बात है? मेरे घर में कोई आए और भूखा चला जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तेरी जैसी बहू पाकर तो सरला के भाग्य ही खुल गए। इतना कुछ हो गया तेरे साथ, फिर भी तू अभी भी अपनी सास और बाकी लोगों की कितनी इज्जत करती है। आंटी जी, आप जाइए माँ जी के पास, वो अपने कमरे में है। आप उनके साथ बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है बहू, मैं जाती हूँ तेरी सास के पास। इतना कहकर सरला के कमरे में चली जाती है और दोनों एक साथ बैठकर बातचीत करने लगती हैं। कुछ देर बाद नंदिनी दो थाली में खाना लगाकर अपनी सास के कमरे में आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। कमला नंदिनी के हाथ के दाल चावल खाकर बहुत खुश होती है। उसे उसका स्वाद बहुत पसंद आता है और वो बोलती है, बहू, तेरे हाथ में तो सच में जादू है। तेरे हाथों का सादा दाल चावल भी कितना स्वादिष्ट लग रहा है।
अब समझ में आया कि तेरा दाल चावल का बिजनेस इतना अच्छा क्यों चलता है। आंटी जी, बस आप लोगों का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। मैं तो अपनी तरफ से मेहनत करती हूँ, बाकी सब कुछ देने वाला तो भगवान है। लेकिन शायद लोगों को ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए वो लोग मेरे स्टॉल हटाने के लिए लगे हुए हैं। बहू, अगर ऐसी बात है तो तू अपना परमानेंटली बिजनेस क्यों नहीं करती? कोई ऐसी जगह पकड़ जहाँ पर तेरा काम अच्छा चले और तुझे हटाने की टेंशन भी ना हो। आंटी जी, सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन कोई ऐसा परमानेंटली जगह मिल भी तो नहीं रही जहाँ पर मैं काम पकड़ लूँ और फिर मुझे स्टॉल लगाने की जरूरत भी ना पड़े। बहू, अब अगर तूने मेरा पेट भरकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर ही दिया है और मुझे भी तेरे लिए कुछ करना ही पड़ेगा, तू चिंता मत कर। कल मैं अपनी आंगनवाड़ी के सीनियर से बात करके तेरे दाल चावल का काम अपने आंगनवाड़ी में लगवाने की कोशिश करती हूँ। आंटी जी, आप कहना क्या चाहती है? मुझे कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा साफ साफ बताइए। अरे बहू, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी आंगनवाड़ी में तुझे काम मिल जाएगा तो जो खाना हमारे यहाँ बाहर से देने वाले आते हैं उसकी जगह तू अपना दाल चावल दे दिया करियो बच्चों को, और जो सैलरी हम लोग उन्हें देते हैं वह सैलरी हम तुझे दे देंगे, क्योंकि आजकल वह लोग खाना अच्छा लेकर नहीं आ रहे हैं। हम वैसे भी उन्हें बदलने की सोच ही रहे थे। अगर ऐसा सच में हो गया ना आंटी जी, तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे परमानेंटली काम मिल जाएगा और मुझे फिर कहीं इधर उधर भी भागना नहीं पड़ेगा अपनी स्टॉल लेकर। बहू, अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे आंगनवाड़ी में तुझे ही काम मिल जाए। तू तो अपनी जान पहचान की भी तो है, तू थोड़ी ना कोई गलत काम करेगी। चल, अब बहुत देर हो गई है, मैं भी अपने घर चलती हूँ। जैसा भी होगा कल तुझे आकर बता दूंगी। कमला इतना कहकर अपने घर चली जाती है और अगले दिन अपनी आंगनबाड़ी में जाकर अपने सीनियर से नंदिनी के काम की बात करती है। सीनियर भी उसकी बातों पर विश्वास करती है और नंदिनी को काम देने के लिए हाँ कर देती है। ये बात सुनकर कमला बहुत खुश हो जाती है और सरला के घर जाकर उसे खुशखबरी देती है। सरला, खुश हो जा, तेरी बहू का दाल चावल का बिजनेस अब और अच्छा चलेगा। मैंने उसे अपनी आंगनवाड़ी में काम दिलवाने की बात कर ली है और मेरे सीनियर ने भी हाँ कर दी है। अब कल से तेरी बहू अपने दाल चावल का स्टॉल आराम से मेरी आंगनवाड़ी के अंदर लगा सकती है। कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा और ना ही उसे वहाँ से कोई हटाएगा। आप सच कह रही हैं आंटी जी? आपके आंगनवाड़ी में मुझे काम मिल गया? देख बहू, कमला किसी से कोई गलत वादा नहीं करती और ना ही झूठ बोलती है, और जो वादा करती है उसे पूरा करके ही रहती है। मैं सच बोल रही हूँ। कल से तू मेरी आंगनवाड़ी में अपना दाल चावल का स्टॉल लगा सकती है और आराम से अपने बिजनेस को चला सकती है। कमला की बात सुनकर दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं और अगले दिन से नंदिनी अपना दाल चावल का स्टॉल कमला की आंगनवाड़ी में लगाना शुरू कर देती है, जिससे उसका बिजनेस पहले से भी अच्छा चलने लगता है और दोनों सास बहू एक दूसरे का सहारा बनकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। नेहा नेहा, तुझे पता है आज मैं कितनी ताज़ा खबर लेकर आई हूँ? नहीं, बता क्या बात है? आज जब मैं ऑफिस जा रही थी तब मैंने रीता को किसी आदमी के साथ देखा। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? होगा कोई और, क्या पता उसको कोई और रिलेटिव ही हो। नहीं यार नेहा, जब मैंने उसको देखा था ना तो मैं हिल गई थी। पता भी है वो कैसे थे एक साथ? नहीं, बता। यार, उस आदमी ने उसकी कमर पर हाथ रखा था, साथ ही वो उसके साथ हरी ठिठोली करते हुए आ रही थी। पता नहीं आज ऑफिस आएगी भी या नहीं। यार छोड़ ना, हमें क्या। हाँ, वो बात तो सही है, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं तुझे बता दूं, आखिर वो तेरी बेस्टी है। खैर, मैं भी ना जाने कितनी ही पागल हूँ। अब देखना, मैं बता भी रही हूँ तो किसे? वैसे तू उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तुझे तो सारी बातें पता ही होंगी ना। नहीं, मुझे नहीं पता, और ये क्या बार बार बोले जा रही है कि तुझे पता है, तुझे पता है। ठीक है ना, नहीं पता तो। और हाँ, तूने ये बात मेरे सामने बोल दी है, ठीक है, पर ये बात किसी और के सामने मत बोलियो, समझी? पर नेहा, मैं तो बस भी कर। प्रीत कुछ बोल पाती उससे पहले ही नेहा वहाँ से चली जाती है और उसको देखकर वो खुद से कहती है, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो ये इतने गुस्से में चली गई? खैर, मुझे क्या, मैंने तो इसको बताना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इसे बताना चाहिए। अब ये नहीं सुन रही तो मैं क्या कर सकती हूँ। इतना बोलकर प्रीत अपने सिस्टम पर काम करने लगती है। कुछ देर बाद अब रीता ऑफिस आती है। रीता को देखकर प्रीत उसके पास जाती है और उससे कहती है,
रीता, कैसी हो तुम? मैं तो एकदम अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने आई हूँ। तुम अगर मेरी बात कभी किसी को ना बताओ तो क्या मैं... हाँ बताओ ना, क्या बात है? नेहा और तेरे बीच में कोई लड़ाई चल रही है क्या? मतलब मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस यूं ही पूछ रही हूँ। क्यों, उसने कुछ कहा है क्या? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं तो बस यूं ही पूछ रही हूँ। वो मैं तुम दोनों को काफी नोटिस कर रही हूँ ना, बस इसलिए मैंने पूछ लिया। अच्छा, क्या नोटिस कर लिया तूने जो तू मुझसे पूछ रही है? आज जब मैंने तुझे उस आदमी, मेरा मतलब है उस लड़की के साथ देखा था, तो मैंने ये बात उसे बता दी, ये सोचकर कि उसे पता होगा। पर पता नहीं क्यों उसने तेरे बारे में कुछ ढंग से सुना नहीं और उठकर चली गई। अच्छा ऐसा है, तो मेरी बात सुन, आज के बाद तू मुझे कहीं भी किसी के भी साथ देखेगी ना, तो किसी को भी कुछ मत बताइयो, खासकर नेहा को। अरे पर हुआ क्या है, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? उससे तेरे बारे में बात की तो वो चिढ़ गई, अब तुझसे कर रही हूँ तो तू ऐसे कर रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं तो तुम लोगों को अपना मानती हूँ, बस इसलिए तुम लोगों को सारी बात बता देती हूँ, पर तुम लोग तो मुझ पर ही भड़क जाते हो। अच्छा सॉरी, अब से नहीं बोलूंगी। तुझे मुझसे जो कुछ भी शेयर करना है तो तू मुझे बता सकती है। वो ठीक है, पर ये बता कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई क्यों हुई है? क्या बताऊं यार उसको, अगर मैं कुछ भी समझाती हूँ तो बोलती है कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कर। अब जब उसने मुझे ये बात बोल दिया तो ठीक है, मैं नहीं बोल रही उससे। भाई मैं क्यों ही बात करूँ उससे, जब उसको ही नहीं पसंद कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कोई बात करे। क्या यार, तुम दोनों भी ना, इतनी छोटी सी बात पर कोई लड़ता है क्या? उसने तुझे बोल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू उसको कुछ नहीं बोलेगी। अरे भाई, तू उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उससे एक बार बात तो करके देख, क्या पता वो मान जाए। और वैसे भी रीता, अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तुम दोनों अपनी दोस्ती खराब मत करो, एक बार उससे बात करके देख। हाँ यार, तू सही बोल रही है, चल मैं लंच में उससे बात करती हूँ। इतना बोलकर रीता अपने काम में व्यस्त हो जाती है। कुछ देर बाद जब नेहा का काम खत्म हो जाता है, तब नेहा प्रीत के पास आती है और उससे कहती है, प्रीत, मैं क्या पूछ रही थी कि तुम रीता के पास गई थी तो उसने कुछ कहा था क्या तुमसे? कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में उससे कुछ बात नहीं करी। उसने कहा कि उसको तुमसे बात नहीं करनी, क्योंकि तुमने उसे कहा कि तुम उससे बात नहीं करना चाहती, साथ ही तुम उससे जलती हो। क्या मैं उससे जलती हूँ? वो ऐसे कैसे कह सकती है? मैंने तो उसको कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। पर कोई बात नहीं नेहा, अगर उसने तुझे ऐसा कहा है ना, तो अब तू उससे ही नहीं बात करेगी। बहुत हो गया, बहुत सोच लिया तूने उसके बारे में। एक तो वो गलत है, ऊपर से वो मुझे ही गलत बोलती है। इससे तो अच्छा ये दोस्ती ही ना हो। नेहा, तुम क्या सोचने लगी? प्रीत की बात सुनकर नेहा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसकी पूरी बात सुने बिना ही वो अपना हाथ दीवार पर पटक कर बाहर चली जाती है। ये देखकर प्रीत को कुछ समझ नहीं आता और वो भी अपना काम करने लगती है। कुछ घंटों बाद जब लंच होता है तो रीता अपना लंच लेकर नेहा के पास जाती है, पर नेहा उसे गुस्से में घूरकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर रीता को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कैबिन में आकर खाना छोड़कर रोने लगती है, पर ये सब प्रीत देख लेती है। प्रीत उसे रोता हुआ देखकर उसके पास जाती है और उससे कहती है, रीता क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ प्रीत, तुम जाओ यहाँ से। देख रीता, भले ही मेरी कोई दोस्त नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को ना समझूं। मैं तुझे बहुत अच्छे से समझती हूँ। बता क्या हुआ? और वैसे भी तू तो नेहा के पास लंच करने गई थी ना? हाँ गई थी, लेकिन मैडम ने मुझे इग्नोर कर दिया और गुस्से में वहाँ से चली गई। चली गई? पर क्यों? यार मैं नहीं जानती, पर तुझे पता है मेरे साथ जो लड़का था वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। उनके साथ घूमती हूँ फिरती हूँ, मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है, उनके दोस्त के बारे में भी सब पता है, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। तो इन सब में वो कहाँ से आ गए? वो यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मोहित के एक दोस्त से नेहा बात करती थी। उसने मुझे ये बात नहीं बताई, पर जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उसको काफी समझाया, लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में किसने क्या भर दिया। इसने मेरी बात नहीं मानी और मुझसे ये बोलकर दोस्ती तोड़ गई कि तू मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कर। अब भाई मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा। मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी मुसीबत में पड़े। रीता प्रीत से ये सब बोल ही रही होती है, तभी नेहा उसकी सारी बातें सुनते हुए वहाँ आती है और उसको एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है,
अगर मैंने तुझे ये बोल दिया तो तू क्या सच में मुझसे दोस्ती तोड़ देगी? तूने ये नहीं सोचा कि उस समय मैं किस सिचुएशन में रही होंगी। मैंने ऐसा कहा और तूने मान लिया। और क्या बोल रही थी तू कि तुझे मुझसे बात नहीं करनी, साथ ही मैं तुझसे जलती हूँ। बताइए मैं कब जली तुझसे? मैंने ऐसा कब कहा? और ये तुझे किसने कहा है? प्रीत ने। प्रीत का नाम सुनते ही रीता को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर से एक चाटा मारती है और कहती है, प्रीत मैं तुझे भी अपना दोस्त समझती हूँ, पर तूने क्या किया? तूने मेरे और नेहा के बीच में ही आग लगवाने की सोची। अरे लालच है तुझ पर। तू बोलती थी ना कि कोई तेरा दोस्त नहीं है, तो अब सुन सच्चाई। पता है तेरा कोई दोस्त क्यों नहीं है? क्योंकि तेरी आदत ही है इधर की उधर करना। मैंने कुछ इधर से उधर नहीं किया। और रही बात बताने की, तो मैं तुम दोनों के बीच बात करवाना चाहती थी। बस इसलिए मैं नेहा को सारी बात बताना चाह रही थी कि तू आज लंच में उसके पास जाएगी। पर नेहा ने ही मेरी बात नहीं सुनी। आधी अधूरी बात सुनकर नेहा अपने हाथ को पटककर बाहर चली गई। और सच बताऊं तो इसमें गलती सच में तुम दोनों की नहीं है, गलती मेरी थी कि मैंने तुम दोनों को एक करना चाहा। मैं ही चाहती थी कि तुम दोनों फिर से दोस्त बन जाओ। रीता ध्यान से सुनना, यहाँ पर किसी ने तुम्हें ये सलाह नहीं दी कि नेहा अच्छी है, पर मैंने दी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम दोनों की दोस्ती ना टूटे। और नेहा पहले तुम मेरी पूरी बात जान लेना और समझ लेना, यूं ही किसी को जज करना सही नहीं है। और हाँ, अगर मेरे दोस्त नहीं है ना तो अच्छा ही है, मेरे दोस्त नहीं है। अगर दोस्ती में इतनी गलतफहमियां होती हैं तो मुझे चाहिए ही नहीं दोस्त। अपनी बातें पूरी कर प्रीत अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ रीता और नेहा एक बार फिर दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों प्रीत के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। संध्या अपनी दोस्त सना के साथ साड़ी पहनकर लाइब्रेरी जा रही होती है, जिस पर सना उससे बोलती है, ओफो यार तू ऐसे बन के क्यों आती है? तू ऐसी ड्रेस में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जस्ट चिल बेबी। इतना बोलकर संध्या चलते चलते अपनी साड़ी उतारने लगती है। वहीं से एक समर नाम का लड़का अपने घर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर संध्या पर पड़ती है और थोड़ी देर के बाद वो संध्या को शॉर्ट ड्रेस में देखता है, जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं संध्या अपनी दोस्त से बोलती है, अब बोल कैसी लग रही हूँ? बवाल। अरे बवाल लग रही है, बवाल। इतना बोलकर दोनों दोस्त हंसते हुए लाइब्रेरी चली जाती हैं। वहीं समर अपने दोस्त संदीप को फोन करके उसे सब बताता है और कहता है, भाई हेल्प कर अपने भाई की और बता कैसे पटाऊं उसे। भाई तू टेंशन मत ले, मैं पटा लूंगा। साले मुझे पटानी है, तुझे नहीं। तेरे पास पहले से ही 2 बंदी है ना। तेरा भाई सिंगल बैठा है यहाँ पे और मेरे बारे में नहीं सोच सकता तू। संदीप उसके लिए कुछ सोचता है और दोनों दोस्त अगले दिन उसी जगह पर मिलते हैं जहाँ समर ने संध्या को पहले देखा था। उसी समय एक बार फिर से संध्या सना के साथ रोज की तरह लाइब्रेरी जा रही थी। तभी समर संदीप को दिखाते हुए बोलता है, यही है तेरी होने वाली भाभी। अरे भाभी का छोड़ो, उसके साथ वाली। अरे क्या लग रही है। ओए साले तुम मेरी सेटिंग करवाने आए अपनी। भाई गुस्सा क्यों होता है? तेरा भाई अभी जिंदा है। सुन, इसकी पहले कुछ मस्त फोटो ले लेते हैं, उसके बाद पता लगाते हैं कि ये कौन है और इसका नाम क्या है। समर बिल्कुल वैसा ही करता है और वो चुपके से संध्या की फोटोज लेने लगता है। पर सना को उस पर शक हो जाता है, तो वो ये बात जाकर संध्या को बता देती है। ऐसे में संध्या तुरंत समर के पास आ जाती है और उसके हाथों से फोन छीनकर बोलती है, तो मेरी फोटोज ली जा रही है छुपके छुपके? नहीं वो मैं तो बस वो तो क्या बस वो मैं? हाँ। संध्या को देखकर दोनों दोस्तों की हवा निकल जाती है और संदीप तो पतली गली पकड़कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तभी समर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, जिसके कारण संध्या से कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती। पर संध्या उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देती है और अपने हाथों से फोन देकर उसके कान के पास जाकर उससे कहती है, आई एम संध्या, नंबर सेव है तुम्हारे फोन में, कॉल कर लेना। इतना बोलकर वो हंसकर वहाँ से चली जाती है। वहीं समर खुशी के मारे वहीं जमीन पर बेहोश हो जाता है। उसको ऐसे देखकर सना संध्या से बोलती है, अरे ऐसा क्या बोला तूने उसके कानों में?
कि वो नीचे ही गिर गया। वेट कर, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर के बाद समर फिर से संदीप के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। साथ ही बिना किसी देरी किए समर संध्या से कॉल पर बात करने लगता है। संध्या को समर से ऐसे बात करता हुआ देखकर सना भी सारी बात अपने आप समझ जाती है। इसी तरह अब उन दोनों के बीच में बातें करना और उनका मिलना मिलाना भी शुरू हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन पार्क में दोनों एक साथ बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी समर संध्या के हाथों को चूमता हुआ उससे कहता है, डार्लिंग, मैं क्या कह रहा था कि मूवीज तो देखी होगी ना तुमने, क्यों ना हम भी कुछ वैसा ही रोमांस करें, अगर तुम बोलो तो। चलो फिर। कहाँ? अरे इश्क लड़ाने। गाना नहीं सुना क्या? किसी होटल में जाए, चलो इश्क लड़ाए। डार्लिंग, पर होटल में क्यों? इतना बजट नहीं है ना। बजट देख लो या इश्क, सस्ता इश्क नहीं होता। इश्क करने के लिए मेहनत और पैसे दोनों लगते हैं जनाब। इतना बोलकर वो दोनों होटल चले जाते हैं, जहां समर और संध्या एक कमरा बुक करते हैं। समर वहां कुछ भी नहीं बोल पाता और सारी बातें संध्या ही करती है। रूम बुक होने के बाद वो दोनों उस रूम में चले जाते हैं और संध्या वॉशरूम जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो वॉशरूम से निकलती है तो उसको ऐसे सेक्सी लुक में देखकर समर की आंखें फटी की फटी रह जाती है और संध्या धीरे धीरे उसके पास आती है, साथ ही उसे किस भी करती है। तभी समर उससे बोलता है, डार्लिंग, यहाँ से चलते हैं ना, मुझे डर लग रहा है। अगर किसी ने देख लिया तो, सोचो अगर यहाँ पुलिस आ गई तो। जान, एक काम करते हैं ना, हम मेरे घर चलते हैं, वहीं एक दूसरे से प्यार कर लेंगे। वैसे भी हमसे बहुत ज्यादा चार्ज लिया गया है, इतने में तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की ड्रेस दिला देता। एक नंबर के फट्टू हो और फट्टू ही रहोगे। घर पर कोई नहीं देखेगा और यहाँ कौन आएगा बताना जरा। जब कुछ करना ही नहीं था तो क्यों बोला रोमांस करते हैं। प्लीज डार्लिंग, समझो ना, मेरे घर कोई नहीं देखेगा। मैं अपनी माँ को उनकी माँ के घर भेज दूंगा, फिर घर का हर कोना अपना, कहीं पर भी जैसे मर्जी तुम चाहो वैसे रोमांस करेंगे। संध्या मान जाती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन समर अपनी माँ विशाखा को अपनी नानी के घर छोड़ाता है और संध्या को लेने के लिए कार से चला जाता है। समर उसके पास जाकर अपने हाथों से उसे एक हेलमेट देता है ताकि उसे कोई देख ना पाए और हेलमेट पहनाकर उसे कार में बिठा देता है और अपने घर ले आता है। पहले तो समर आसपास देखता है कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा और जब सब क्लियर हो जाता है तभी संध्या गुस्से में कार से निकलकर हेलमेट को कार में रख देती है। लेकिन समर उसे ऐसे देखकर उससे बोलता है, जानू, जब तक घर में नहीं चले जाते तब तक हेलमेट मत उतारना। समर, कार में कौन हेलमेट पहनता है और इसकी हमें क्या जरूरत है? डार्लिंग, क्योंकि हेलमेट से ही हमारी सुरक्षा है, बाइक पर भी और पड़ोसियों से भी। हमें बस ये हेलमेट बचा सकता है। ये सब बोलकर समर उसे अपने घर ले जाता है और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। सारी सेफ्टी हो जाने के बाद समर संध्या को अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। वैसे ही उसके सामने विशाखा आ जाती है और अपनी माँ को अपने सामने देखकर वो संध्या को वहीं छोड़ देता है, जिसकी वजह से संध्या जमीन पर कमर के बल गिर जाती है और समर अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप तो अपनी माँ के पास गई थी ना, तो यहाँ कैसे? अरे छोड़कर तो तू आया था, पर वहाँ पर कोई था ही नहीं, इसीलिए मैं वापस घर आ गई और मुझे लगता है कि मैंने घर आकर कोई गलती नहीं की है। अब चल सीधे सीधे बता, ये लड़की कौन है? सस्ता इश्क करना था ना तुम्हें, पड़ गया ना भारी, और कर लो सस्ता इश्क ऐसे ही डर डर कर। मैं जा रही हूँ। सॉरी आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा है। माँ, ये संध्या है, तुम्हारी होने वाली बहू। समर अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देता है और विशाखा उन दोनों के रिश्ते के लिए मान जाती है और संध्या की माँ अर्चना को भी उन दोनों की शादी के लिए वो मना लेती है, क्योंकि विशाखा अर्चना के घर खुद उनका रिश्ता लेकर जाती है। इसीलिए अर्चना भी बिना कोई प्रॉब्लम के मान जाती है। कुछ ही दिनों के बाद दोनों परिवार वाले मिलकर संध्या और समर की बड़ी धूमधाम से शादी करवा देते हैं, जिसके बाद
वो दोनों बिना किसी खर्चे के अब कहीं पर भी खुले आम मजे से रोमांस कर सकते थे। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं और हमेशा के लिए एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सस्ते इश्क वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।